हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का कक्षा 8 का विषय विज्ञान का पेपर। तो जल्दी से तैयार हो जाइए पेपर देखने के लिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आ सकता है यही। तो पहला प्रश्न है, विकल्प चयन करने का है। इसमें क ख ग घ चार में से एक विकल्प सही है जो आपको कोष्टक में लिखना है उसका नाम। तो सबसे पहला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। यहाँ पर का ऑप्शन सही है, एडवर्ड जेनर। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए, आप इसको याद कर सकते हो। चेचक के टीके की खोज किसने की, ये परीक्षा में आता रहता है प्रश्न, आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी आ सकता है। ये सारे प्रश्न मोस्ट हैं, इसलिए आपको ये पूरा पेपर अच्छी तरह से हल कर लेना है, क्योंकि 8वीं बोर्ड की परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो यहाँ उत्तर है अ पर मेलामाइन। तो यहाँ लिख देंगे हम। पीसीआरए का संबंध है पेट्रोल डीजल बचाने से। ठीक है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित यानी कि नहीं होती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ब ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न के रिक्त स्थान भरो। वृषण 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 एक कैसा जननांग है, नर जननांग है। पेट्रोलियम गहरे रंग का द्रव है। नायलॉन एक कृत्रिम निर्मित रेशा है। फिर है सवाल नंबर 6, शैवाल के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ शैवाल के दो उदाहरण हम दे सकते हैं, नाम लिख सकते हैं किसी भी। यहाँ देखिए, शैवाल के दो उदाहरण हैं क्लोरेला और स्पाइरोगाइरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है, दो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम और कोयला है। प्रश्न नंबर 8, जीव द्रव्य से आप क्या समझते हैं, ये क्या आशय है। तो आंसर 8वीं का उत्तर है, जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है बताओ। तो यहाँ पर हमको अंतर लिखने हैं। तो देखिए, जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर यह है कि पादप कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं, जो कि आमतौर पर पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 10, अभ्यारण्य से क्या आशय है। तो अभ्यारण्य से आशय या अभ्यारण्य किसे कहते हैं, कोई भी प्रश्न हो सकता है इसमें। अभ्यारण्य एक संरक्षित क्षेत्र है जहां वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को शिकार और अन्य खतरों से बचाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ज्वलन ताप क्या है और इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई दहनशील पदार्थ आग पकड़ लेता है। इसका महत्व यह है कि इसके आधार पर ही पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है और दहन की प्रक्रिया को समझा जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ के जलाने के लिए उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो इसके बाद में हम, ये था अपना प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, दो पादप बहुलकों की नाम लिखो। यहाँ हम इसका उत्तर देखेंगे, बहुलक वे बड़े अणु होते हैं जो छोटी दोहराई जाने वाली इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जैसे एक लंबी श्रृंखला। दो पादप बहुलकों के नाम है सेल्यूलोज, जो कि पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है, और दूसरा है प्राकृतिक रबड़। प्रश्न नंबर 13 है, कायांतरण किसे कहते हैं, मेंढक में अंडे से वयस्क बनने तक की विकास की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाओ। तो यहाँ देखिए, कायांतरण किसे कहते हैं पहले देखेंगे। कायांतरण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के लार्वा, जो कि अंडे से निकलने वाला जो बच्चा होता है छोटा, उसको लार्वा कहते हैं, से वयस्क अवस्था में पहुंचने के दौरान उसके शरीर में बड़े और अचानक परिवर्तन होते हैं। इस प्रक्रिया में जीव के शारीरिक ढांचे, पोषण और व्यवहार में बदलाव आता है। उदाहरण देखिए, ये मेंढक का हमने पूरा चित्र सहित समझाया है। यहाँ पर ये मेंढक के एग हैं, जिससे एक टैडपोल निकलता है। टैडपोल से फिर ये बनता है फ्रॉगलेट, और इसके बाद में फिर ये वयस्क मेंढक बन जाता है और फिर से अंडे देना चालू कर देता है। मेंढक के अंडे से वयस्क बनने तक का चित्र, इसको हम समझा भी सकते हैं। मेंढक का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है जो जेली के ढेर जैसा दिखता है। फिर ये टेडपोल में जो जलजीव होता है, जल में तैरता है, उसमें बदल जाता है, और इसके बाद पूंछ और गलफड़े होते हैं।
समय के साथ इसके पैर और बाहें विकसित होती हैं, पूंछ छोटी होती जाती है, गलफड़े फेफड़ों में बदल जाते हैं और एक पूर्ण विकसित वयस्क मेंढक बन जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, मोमबत्ती की ज्वाला का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है। तो यहाँ देखिए उत्तर इसका। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं। बाहरी नीला क्षेत्र सबसे गर्म जो पूर्ण दहन करता है, मध्य पीला क्षेत्र जो मध्यम गर्म और आंशिक दहन करता है, भीतरी काला क्षेत्र जो सबसे गर्म और अपूर्ण दहन का क्षेत्र है। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र यहाँ देखिए। हम इसमें 3 भाग हमने बताए हैं। सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन वाला बाहरी नीला क्षेत्र, कम गर्म भाग अंदर का, फिर सबसे गर्म भाग कम गर्म भाग सबसे अंदर का। ये बीच वाला भाग जो होता है आंशिक दहन वाला मध्य भाग होता है। इसका एरो यहाँ से लगाइए आप। ठीक है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो काला होता है और यह है मोमबत्ती। ठीक है। इस तरह से आप चित्र बना करके दिखा सकते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जो उसकी ऊष्मा और रंग में भिन्न होते हैं। बाहरी नीला क्षेत्र यह ज्वाला का सबसे भारी भाग होता है और यह सबसे गर्म होता है। इसमें ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के कारण मोम का पूर्ण दहन होता है जिससे यह नीला दिखाई देता है। मध्य पीला क्षेत्र यह ज्वाला का सबसे चमकीला और चमकदार भाग होता है। यहाँ मोम का आंशिक दहन होता है इसलिए यह क्षेत्र मध्यम रूप से गर्म होता है। भीतरी काला क्षेत्र यह ज्वाला का सबसे निचला और सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। यह काला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ बिना जले मोम के वाष्प मौजूद होते हैं। यहाँ अपूर्ण दहन होता है। अब प्रश्न नंबर 15 है जो कि आपके इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। कृषि कार्य में उपयोग आने वाले औजारों के नाम लिखो और उनका उपयोग कैसे किया जाता है वो भी लिखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसका उत्तर। कृषि में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है जिसमें पारंपरिक और आधुनिक दोनों शामिल हैं। पारंपरिक औजारों में हल, कुदाल, दरांती आदि आते हैं जो जुताई, बुवाई, कटाई और निराई जैसे कामों के लिए उपयोगी हैं। वहीं आधुनिक औजारों में ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और ड्रोन शामिल हैं जो खेती को अधिक कुशल और उत्पादक बनाते हैं। इसमें पारंपरिक औजार सबसे पहले हल का हम वर्णन कर रहे हैं। मिट्टी को उलटने पलटने ढीला करने के लिए उपयोग किया जाता है जो जुताई के लिए आवश्यक है। यह पारंपरिक रूप से पशुओं द्वारा खींचा जाता था और अब आधुनिक ट्रैक्टरों के साथ भी इस्तेमाल होता है। दूसरा औजार है कुदाल या जिसको खुदाई के लिए काम में लिया जाता है। यह हाथ से उपयोग किए जाने वाले एक औजार है जो खुदाई, खरपतवार निकालने और मिट्टी को आकार देने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा है दरांती। यह फसलों की कटाई के लिए एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला दरा है, खासकर अनाज के लिए। फिर है खुरपी। इसका उपयोग छोटे पौधों को लगाने, मिट्टी को ढीला करने और खरपतवार को हटाने जैसे कामों के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है फावड़ा और गैती। ये मिट्टी को खोदने, खाद डालने, समतल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब है आधुनिक औजार। ट्रैक्टर यह प्रमुख आधुनिक मशीन है जो जुताई, बुवाई, छिड़काव, कटाई जैसे कामों के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ उपयोग किया जाता है। फिर अगला है स्प्रेयर। यह फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह नैपसेक स्प्रेयर जैसे हाथ से चलने वाले या ट्रैक्टर से चलने वाले हो सकते हैं। फिर है रीपर। यह एक मशीन है जो पकने पर फसलों को काटती है, अक्सर उन्हें एक साथ इकट्ठा भी करती है। फिर है ड्रोन। ड्रोन का उपयोग फसल की वृद्धि की निगरानी करने, उपज का आकलन करने और कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए किया जाता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली। यह पानी की बूंद बूंद करके आपूर्ति करती है जिससे पानी की बचत होती है और सिंचाई अधिक कुशल बनती है। और इसके साथ ही बच्चों आपका यह पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे प्रश्नों के उत्तर जो बिल्कुल आपको सटीक लिखने होते हैं, सटीक उत्तर बताए हैं। इसी तरह के पेपर और आगे के आपके चैप्टर वगैरह देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए।